नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और इस सेशन में आपको आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के स्थान पर मिलेंगे कुछ सेंटेंसेस प्रेपोजिशन के, फिक्स प्रेपोजिशन बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं। तो एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा। और जो ट्रांसलेशन हमारा चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश, उसको भी कुछ खास बनाने का प्रयास किया गया है। जरूर से देखिएगा एंड तक, ताकि आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिले। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक जरूर करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अ मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। कोई भी व्यक्ति हार कर कभी भी खत्म नहीं होता है, हारता तभी है जब व्यक्ति क्विट कर देता है। भी हारने का और कोई तरीका ही नहीं है। हारेंगे तभी जब आप मैदान छोड़कर चले जाएंगे। अगर डटे रहेंगे तो आपकी हार में भी जीत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आशीष क्लासेस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें, काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जरूर से विजिट कर लें। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, ऑन द लूस। ये आज का एडिटोरियल का शीर्षक है। किस बारे में है? बंगाल की राजनीति, वेस्ट बंगाल की राजनीति के बारे में आज का आर्टिकल है। वहाँ के राज्यपाल, जैसे कि देखने में आया कि बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल काम करते हैं सरकार के लिए, चूँकि सरकार का प्रतिनिधि ही होता है राज्य के अंदर राज्यपाल के रूप में। लेकिन ये जो फिलहाल का दौर चल रहा है, उसमें देखने में आया है कि वर्तमान जो सरकार है वो अपने फ़ायदे के इस्तेमाल के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल करती है राज्य के अंदर, राज्य सरकारों के काम में इंटरफेरेंस के लिए यूज़ करती है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ देखने में आया है वेस्ट बंगाल में। जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं, उनके बारे में ये आर्टिकल है। आइए स्टार्ट करते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो नए बच्चे हैं ज़रूर से पेन और नोटबुक लेकर बैठें। पेन नोटबुक तो सभी को लेकर बैठना है, लेकिन नए बच्चों को बता दूं, हर एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि आपके लिए तो हर एक चीज़ यहाँ पे नई मिलने वाली है। आइए करें स्टार्ट। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ रिमेन्स इन द स्पॉटलाइट एंड देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव दैट ही वांट्स इन इट दैट वे। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, ये तो नाम हो गया। अब ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर लग रहा है रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब है कि अभी भी शेष है, उसी स्थिति में है, बने हुए हैं। तो जगदीप धनखड़ बने हुए हैं इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब सुर्खियों में रहना, ठीक है, सारी नज़रें उन्हीं पर रहना, उसे कहते हैं स्पॉटलाइट। अगर आप स्पॉटलाइट में हैं, मतलब लोग आपको देख रहे हैं, सारी नज़रें आप पर हैं। आप देखते हैं कई बार स्टेज पर चारों तरफ अंधेरा, लेकिन स्टेज पर केवल एक व्यक्ति जिस पर लाइट गिरी रहती है, वो स्पॉटलाइट में, कि वो केवल क्या है, उस समय फोकस उसी पे होना चाहिए। तो वैसा ही है कि फोकस इन्हीं पर है, चर्चा में ये है, सुर्खियों में ये है। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। एंड और देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव। अब ये एवरी रीजन को देखकर इज है, क्योंकि इन्वर्जन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा, शायद नया बच्चा हो, कि इन्वर्जन क्या होता है। उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इन्वर्जन की स्पेलिंग सही करना भाई। इन्वर्जन ये होता है, और ये बनता है इन्वर्ट से। इन्वर्ट का मतलब ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट इसमें ये है कि भाई सब्जेक्ट पहले लगता है जनरली, वर्ब को हम बाद में लगाते हैं। तो यहाँ ऑपोजिट प्रोसेस है, पहले वर्ब लगती है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। तो कह रहा है कि हर एक कारण है टू बिलीव, विश्वास करने का, दैट ही वांट्स। अब ये ही है वो जगदीप धनखड़ के लिए है कि वो वांट्स चाहते हैं, इट इस चीज़ को, दैट वे इसी तरीके से। वो चाहते भी हैं कि मैं सुर्खियों में रहूं, इसी कारण से ये सारे काम वो कर रहे हैं। काम क्या है वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की बात में आपको समझ में क्या आया? एक तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, पुराने को तो पता है सब कुछ। देयर इज एवरी रीजन, तो एवरी रीजन सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ यहाँ सुर्खियों में बने हुए हैं, और हर एक कारण है ये विश्वास करने का कि वो इसको इसी रूप में चाहते हैं। आगे देखिएगा, ऑन मंडे, किसी भी डे से पहले अगर ऑन है तो वो तभी है जब उस पर्टिकुलर डे की बात आप कर रहे हो। वो तब नहीं है जब उस डे से लेकर आज तक की बात आप करते हो। तो ये ऑन मंडे का मतलब है मंडे को। ही मेट, होम मिनिस्टर अमित शाह, वो मिले। अब ये ही है, वो जगदीप धनखड़ के लिए है, प्रोनाउन आ गया, और वर्ब इसकी मेट है, मीट की सेकेंड फॉर्म। तो वह गृह मंत्री अमित शाह से मिले विद अ लिटनी ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। और किस तरह से मिले? लिटनी का मतलब लिस्ट है, लिस्टिंग है, कैटलॉग है, एक पूरी सूची लेकर गए कंप्लेंट, शिकायतों की। शिकायतें किसके खिलाफ? ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत लेकर वो पहुंचे अमित शाह के पास। अप्राइजिंग हिम ऑफ, अब ये जो हिम है ये अमित शाह के लिए है। अप्राइज के साथ में ऑफ लगता है। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना। एक तो याद रखिएगा अप्राइज, और एक याद रखना अप्रेज।
अप्राइज होता है वो तो होता है इनफॉर्म, ठीक है, अप्राइज का मतलब तो होता है इनफॉर्म, और ये जो अप्रेज है इसका मतलब होता है इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, असेस करना, इसको आप असेस भी कह सकते हैं, ASSESS। तो अप्राइज जो शब्द है इसका मतलब तो होगा अप्राइज का सूचित करना होता है, इसके साथ में ऑफ लगता है, और अप्रेज का मतलब मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट या असेस करना है, याद रखिए। तो कह रहा है कि भाई ये इनसे मिले, शिकायतों का पूरा पिटारा इनके पास था, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ शिकायतें इनको करनी थी, और इन्होंने जाकर सूचित किया अमित शाह को किस बारे में, द अलार्मिंग क्लिफ एज गवर्नेंस सिचुएशन इन द स्टेट। अलार्मिंग का मतलब यहां कह सकते हो एक प्रकार से भयावह कह दीजिए, ऐसी स्थिति जो चिंता पैदा करती है, जो आपको वरीड कर दे, उसको बोलेंगे अलार्मिंग। क्लिफ एज का मतलब क्या है, प्रिकैरियस पोजीशन, क्राइसिस और ट्रबल। प्रिकैरियस का मतलब खतरनाक हो गया, ठीक है, तो क्लिफ एज का मतलब ऐसी कंडीशन जो बहुत ही खतरनाक है, जो रिस्की है, जो संकट की स्थिति है, उसे कहा जाएगा। तो इन्होंने इनसे मुलाकात करके किस बारे में बताया कि स्टेट में, स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि द स्टेट लग रखा, मतलब पता तो है ही आपको कि बात ही हम वेस्ट बंगाल ही कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल है, इस कारण से द। तो वेस्ट बंगाल में जो फिलहाल शासन की स्थिति बनी है, गवर्नेंस की सिचुएशन, और कैसी स्थिति है, क्लिफ एज सिचुएशन है। क्लिफ एज का मतलब हो गया बड़ी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, ठीक है, बहुत ही संकट की स्थिति बनी हुई है, उस बारे में इन्होंने सूचित किया अमित शाह को। बात समझ में आई? तो इस स्लाइड में आपको सीखने को मिला अप्राइज और अप्रेज में डिफरेंस क्या है, अप्राइज में प्रेपोजिशन क्या लगता है, क्लिफ एज का मतलब क्या है, लिटनी का मतलब क्या है, इन्वर्जन क्या होता है, ये सब चीजें हमने सीखी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बिफोर द मीटिंग he had said it was part of his duty to preserve, protect and defend the constitution under article 159। बिफोर द मीटिंग मतलब मुलाकात से पहले। अब ये मीटिंग से पहले द क्यों आ रहा है, अगर मैं जानना चाहूं तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मीटिंग ये वही है जो अमित शाह और इनके बीच, जगदीप धनखड़ के बीच हुई है, इस कारण से मीटिंग निश्चित हो गई, पहले इसका वर्णन दिया जा चुका है, तो ये द का एनाफोरिक यूज कहलाता है। जब कोई इंफॉर्मेशन पहले दे रखी होती है तो उसे कहते हैं द का एनाफोरिक यूज। तो एनाफोरिक यूज है कि मीटिंग से पहले ही हैड सेड, ही यहां पे जगदीप धनखड़ के लिए है, उन्होंने कहा था, इट वॉज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, कि ये जो मीटिंग है ये और कुछ नहीं, केवल एक भाग है, एक हिस्सा है, किसका, कि उनका एक कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी क्या बनती है, प्रिजर्व करने की। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना। प्रिजर्व का मतलब, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, उसको मैं प्रिजर्व रखता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको किसी भी हालत में इसकी क्षति नहीं होने दूंगा, जैसा है वैसा का वैसा, मतलब एक प्रकार से कहें कंप्लीट फॉर्म में बिना किसी हानि होने दिए। संरक्षित का मतलब यही होता है, उसको मेंटेन रखना उसी कंडीशन में। तो मेरी ड्यूटी बनती है प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की। डिफेंड का मतलब भी ये है कोई अटैक करे उसको मतलब फिर आप डिफेंड करते हो तो रक्षा करते हो उस चीज़ से, और प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना होता ही है, अटैक से पहले ही सुरक्षा होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि ये मेरी ड्यूटी बनती है। एक प्रकार से आप तीनों शब्दों का मतलब एक ही निकाल सकते हो, हालांकि तीनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने कहा कि प्रिजर्व का मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बनाकर रखना, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना ताकि आक्रमण हो ही नहीं, डिफेंड का मतलब जब आक्रमण हो तब अपने आप को सुरक्षित रखना। तो मीटिंग से पहले उन्होंने कहा कि जो मीटिंग है केवल इसलिए है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो संविधान की रक्षा करें, और ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 159 में दिया गया है, और किसी चीज़ के अधीन, किसी भी नियम आदि के अधीन के लिए अंडर प्रेपोजिशन के रूप में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, इंडीड द गवर्नर हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू परफॉर्म बट मिस्टर धनखड़ अपीयर्स एंथुजियास्टिक टू स्ट्रेच इज मैंडेट ऑल द टाइम। तो कह रहा है इंडीड, वास्तविक बात है, लेखक कह रहा है कि ठीक है, सहमत है हम इस बात से कि वो कह रहे हैं कि मुझे आर्टिकल 159 में अधिकार प्राप्त है, मैं करूंगा ये सब काम। तो लेखक कह रहा है कि वास्तविक बात है ये कि गवर्नर हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, कि गवर्नर का एक संवैधानिक रोल होता है परफॉर्म करने का। संवैधानिक दर्जा है, एक पद है जिसमें इनको कुछ ड्यूटीज दी गई परफॉर्म करने की, इनको अनुमति है ना, इनका रोल है कि वो परफॉर्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एग्जेक्टिव है, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था, जो नए बच्चे हैं समझिएगा कि एल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें आप एग्जेक्टिव कह सकते हो, जैसे कम्युनल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, ठीक है ना, फंक्शनल हो सकता है। रोल है ये नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो जनरली मॉडिफाई किसको करेगा, नाउन को करेगा। तो नाउन से पहले आ रहा है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है इसका। नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता तो उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं, उस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। बट मिस्टर धनखड़ अपीयर्स एंथुजियास्टिक, लेकिन मिस्टर धनखड़ जो है ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, काफ़ी जोशीले रहते हैं, टू स्ट्रेच हिज मैंडेट ऑल द टाइम। किस लिए? स्ट्रेच का मतलब फैलाना होता है,
मैंडेट का मतलब होता है क्या? मैंडेट से मतलब होता है कोई भी आपके पास जो पावर है, ये कह सकते हो, जनादेश को बोलते हैं वैसे मैंडेट। जब भी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो मैंडेट लेकर आती है, जनादेश कहा जाता है। मैंडेट का मतलब आप कोई आदेश, ऑर्डर, ऑर्डन, एडिक्ट, डिक्री, इन सबको भी कह सकते हैं, पावर को भी कह सकते हैं, कि ये हर समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एंथुजियास्टिक रहते हैं, ये कह सकते हो आप। अपीयर का प्रतीत होना है, और अपीयर के साथ में आईएनजी लगता नहीं है अगर इसका मतलब प्रतीत होना है तब तक। अगर अपीयर का मतलब एग्जाम में प्रविष्ट होना है तो अपीयर के साथ में आईएनजी लग सकता है। तो आर्टिकल 159 तक बात हमारी हो गई। इससे आगे हमने डिस्कस किया कि लेखक कहता है कि वास्तव में गवर्नर जो है उसके पास संवैधानिक एक रोल होता है परफॉर्म करने को, लेकिन मिस्टर धनखड़ तो देखकर ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित या जोश में रहते हैं कि हमेशा अपनी शक्तियों का प्रयोग ही करना है, इनको दिखाते ही रहना है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग, अभी इस मीटिंग के दौरान, फिर से देखो दय है मीटिंग क्योंकि ये अमित शाह और इनकी मीटिंग हुई उसी की बात है। ही ब्रीफ्ड द होम मिनिस्टर, इन्होंने ब्रीफ किया, इसका मतलब आपने संक्षेप में बताया, आपने समराइज करके चीज़ों को बताया। अगर मैं आपको ब्रीफ करूं कि मैंने कल क्या पढ़ाया तो मैं आपको की जो सेंटेंसेस थे, की जो पॉइंट्स थे कल के सेशन के, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ब्रीफ का मतलब क्या हो गया? संक्षेप में बताना। तो कह रहा है कि मीटिंग के दौरान उन्होंने होम मिनिस्टर को संक्षेप में जानकारी दी, किस बारे में? ऑन द स्टेट्स रैम्पेंट करप्शन एंड नेपोटिज्म। स्टेट के, ये स्टेट के पहले दे वेस्ट बंगाल की बात है, तो राज्य के। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, अनब्रिडल्ड, तीनों का मतलब है अनियंत्रित। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब ये हो गया कि आप अगर कोई पावरफुल सीट पर हैं, आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के फायदे के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है नेपोटिज्म। करप्शन का भ्रष्टाचार। तो मीटिंग के दौरान उन्होंने पूरा बताया गृह मंत्री को कि इस राज्य में काफ़ी तेज गति से भ्रष्टाचार फैल रहा है, अनियंत्रित तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, और उन्होंने भाई भतीजावाद वाली बातें बताई, अलार्मिंग कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है। और साथ में क्या बताया? जो कोविड-19 की स्थिति है और अलार्मिंग है, कहा कि बहुत ही भयावह है, जागने की जरूरत है। एंड वरीसम एंड डेंजरसली डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वरीसम का मतलब चिंताजनक, डेंजरसली खतरनाक, डिटीरियोरेटिंग का मतलब विकृत होना, बद से बदतर हो जाना, वर्सन, डिक्लाइन, डीके, और डिक्लाइन दो बार आ गया है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। तो वर्सन, डिक्लाइन और डीके, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बहुत ही खतरनाक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था से है, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो रही है, उस बारे में बताया। बात समझ में आ गई? मीटिंग में हुआ क्या? उन्होंने जानकारी दी कि बहुत ही अनियंत्रित तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, भाई भतीजावाद देखने को मिल सकता है वहाँ पे। भ्रष्टाचार ही तो ये कि आप अपनी सत्ता, अपने जो सीट है, अपने जो पावर है, उसका, उस स्टेटस का आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये एक प्रकार का करप्शन ही है। और बताया कि कोविड-19 जो है अलार्मिंग स्थिति है, उस बारे में बताया कोविड-19 की, और बताया कि बड़ी चिंताजनक स्थिति है और बड़ी खतरनाक ढंग से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो रही है स्टेट में, ये सब जानकारी उन्होंने दी। तो इसमें आपको सीखने के लिए क्या था? रैम्पेंट का मतलब जाना है, डिटीरियोरेट का मतलब जाना है, अंडर का मतलब के तहत, के अधीन के अर्थ में करते हैं, ये सब बातें हमने कहा यहाँ पे की है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था होती है। आ जाइए नेक्स्ट पर। दिस इज एन ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी डन विदाउट फिनेस। फिनेस का मतलब कुशलता होती है, फिनेस का मतलब दक्षता होती है। तो स्किल, नैक, एक्सपर्टीज और फ्लेयर, ठीक है, ये सिनोनिम्स दे रखे हैं आपको, स्किल, नैक, एक्सपर्टीज और फ्लेयर। ओवर रीच का मतलब क्या है? ओवर रीच से मतलब है कि आप अपने अधिकारों से परे जाकर काम करते हो। आपके अथॉरिटी में क्या है कि आप ये दो काम, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 2-3 काम ही कर सकते हो, उन 2-3 कामों से ज्यादा आप काम करते हो तो आप ओवर रीच करते हो। तो अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करना ओवर रीच कहलाता है। तो कह रहा है दिस इज एन ओवर रीच ऑफ द अथॉरिटी। तो ये जो काम ये कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में इनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, ये अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम कर रहे हैं, डन विदाउट फिनेस। और काम कर भी कैसे रहे हैं? इसमें कुशलता भी नहीं दिखती, दक्षता नहीं दिखती, बिना किसी स्किल के काम कर रहे हैं। तो दिस के साथ में इज है, समझ रहे हो? तो कह रहा है कि ये एक अथॉरिटी मतलब अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहे हैं और बिना कुशलता के कर रहे हैं। बिसाइड्स हिज इंसेसेंट वॉर ऑफ नर्व्स विद मिस बनर्जी, डॉक्टर मिस्टर धनखड़ हैज एंडेड अप इन कन्फ्रंटेशंस विद वाइस चांसलर्स, स्टूडेंट्स एंड तृणमूल कांग्रेस लीडर्स ड्यूरिंग हिज 1 year टेन्योर। तो देखो क्या कह रहा है, बिसाइड्स का मतलब क्या अतिरिक्त होता है? एक तो होता है बी प्लस साइड, बिसाइड, साइड में होना, नजदीक होना, ठीक है, बी प्लस साइड। और एक होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है बिसाइड के अतिरिक्त, इसमें जोड़ रखा है एस, जैसे बता रहा हूं वैसे समझना। यहां बिसाइड के अतिरिक्त एस है तो ये होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त,
ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। इसमें बिसाइड के अतिरिक्त एस है, इसलिए ये के अतिरिक्त है, और ये बी प्लस साइड है, साइड में होना है, तो साइड में अगर कोई चीज़ है तो नज़दीक है। अब कह रहा है बिसाइड्स इज इंसेसेंट वॉर। इंसेसेंट जो शब्द है, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, बगैर रुके, अविरल, ठीक है, कंटिन्यूअल कह सकते हो, कंटिन्यूअस कह सकते हो, जो रुकता नहीं है, अविरल चलता है, उसको बोलते हैं। तो कह रहा है बिसाइड्स इज कंटिन्यूअस वॉर ऑफ नर्व्स। वॉर ऑफ नर्व्स का मतलब एक प्रकार से ये साइकोलॉजिकल लड़ाई होती है ना। इस लड़ाई में क्या होता है, दूसरे को चिंतित, दूसरे को मतलब आप आरोप प्रत्यारोप लगा के, डरा के, कैसे भी करके उसको बैकफुट पर धकेलते हो, विपक्षी दल को, विपक्षी कोई भी पार्टी है उसको, उसे कहते हैं वॉर ऑफ नर्व्स। तो अपनी लगातार लड़ाई चल रही है मिस बनर्जी के साथ भी। मिस का प्रयोग इसलिए है, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी महिला हो, और वहां पे आप मैरिटल स्टेटस की, वैवाहिक स्थिति नहीं जाहिर करना चाहो कि वो विवाहित है कि अविवाहित है, तो ऐसे केस में आप मिस का प्रयोग करते हैं, मिस या मिसेज का प्रयोग नहीं करते हैं। मिस का प्रयोग करते हैं जो कि ऐसी महिला हो जो अविवाहित हो, मिसेज लगाते हैं जो विवाहित हो, और जब मैरिटल स्टेटस नहीं बताना हो, सेलिब्रिटी हो, तो वहां पे मिस लगाते हैं, ठीक है, तो मिस बनर्जी। तो कह रहा है कि अपनी जो लड़ाई चल रही है, लगातार लड़ाई चल रही है इनकी, मिस जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की ममता बनर्जी, उनके साथ लगातार उनकी एक साइकोलॉजिकल लड़ाई, मानसिक एक लड़ाई चल रही है। इसके अलावा मिस्टर धनखड़ हैज एंडेड अप, मिस्टर धनखड़ ने एंड अप किया है। एंड अप का मतलब है कि इस रूप में फलीभूत हुआ है। एंड अप किया किसी चीज को, इसका मतलब आपने प्रयास किया और इस रूप में रिजल्ट निकला। तो इन्होंने कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या हो गया, कन्फ्रंटेशन का मतलब मुठभेड़ कह सकते हो, फेस ऑफ कह सकते हो, मुकाबला कह सकते हो, फेस ऑफ कहा जा सकता है इसको, ठीक है, मुकाबला, लड़ाई, ये सब कह सकते हो। तो इन्होंने एंड अप किया, इनकी लड़ाई चली किसके साथ में, वाइस चांसलर्स के साथ में भी चली, स्टूडेंट्स के साथ में भी चली, तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग हैं उनके साथ में भी चली, ड्यूरिंग हिज 1 ईयर टेन्योर, उनके 1 साल के शासन के दौरान। टेन्योर का मतलब शासन होता है, सॉरी अवधि होती है। तो 1 साल की जो अवधि है, 1 साल तक जो इस पद पे बने रहे हैं, इसमें इनकी लड़ाई ना केवल ममता बनर्जी से रही, बल्कि इन सबसे भी इनकी लड़ाई रही। आगे देखिए, he has also shown a proclivity to be unrestrained in media interactions including his frequent Twitter post। अब कह रहा है he has also shown, उन्होंने ये भी दिखाया है। also का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में है। also का प्रयोग जब मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। दोनों चीजें वैसे एक ही हैं, समझना कोशिश करना। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यहाँ पे मान लीजिए सेकंड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म तो फिर नहीं आती, तो फिर ये मैन वर्ब से पहले होता। अगर इज एम आर वॉज वर होता तो उसके बाद में होता, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद में है। प्रोक्लिविटी का मतलब प्रवृत्ति है, प्रोक्लिविटी के सिनोनिम टेंडेंसी, इंक्लिनेशन और प्रोपेंसिटी है। तो कह रहा है कि उन्होंने अपनी प्रवृत्ति भी दिखाई, किस चीज की, टू बी अनरिस्ट्रेंड की वो अनियंत्रित है। अनरिस्ट्रेंड का मतलब अनचेक्ड, अनब्रिडल्ड, ठीक है, अनियंत्रित, कि ये बिल्कुल अनियंत्रित है, किसमें, मीडिया इंटरेक्शंस में भी। मतलब जब ये बात करते हैं, प्रेस वार्ता कुछ होती है, कभी भी मीडिया वाले आते हैं, तब भी इनके बोल जो होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं, इनकी वाणी होती है, इनको कंट्रोल नहीं है बोलने पर, ठीक है, ये कुछ भी बके जाते हैं, बोले जाते हैं। इसमें शामिल है इनकी फ्रीक्वेंट ट्विटर पोस्ट, बार बार में की जाने वाली ट्विटर पोस्ट शामिल है। फ्रीक्वेंट का मतलब जिसकी आवर्ती है, जो बार बार में की गई है, तो इस चीज में शामिल है उनकी ट्विटर पोस्ट जो बार बार में करते रहते हैं। ये तो यहां भी अनरिस्ट्रेंड है, झगड़ा इनका चलता ही रहता है। इसके बाद देखिए, ही मस्ट रिमेंबर दैट ही इज नॉट एन अपोजिशन पॉलिटिशियन इन वेस्ट बंगाल। ही मस्ट रिमेंबर, मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए, मस्ट का प्रयोग होता है अनिवार्यता के लिए। तो उनको ये याद रखना ही चाहिए जरूर से जरूर, ठीक है, उनको इस बात का पता होना ही चाहिए कि वो कोई वेस्ट बंगाल में अपोजिशन पॉलिटिशियन नहीं है। मान लिया कि बीजेपी का कोई पार्टी का कोई सदस्य है, वो अगर इनसे ऐसे करता है तो थोड़ा शोभा देता है, ठीक है, विपक्षी दल उनका काम ही ये है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन राज्यपाल होकर जो एक न्यूट्रल सी पोस्ट है, जहां पे इतने सब नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार से खुलकर सामने नहीं आ सकते आप, तो ये पूरी तरीके से बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ही मस्ट रिमेंबर, उनको ये याद रखना ही चाहिए कि ही इज नॉट एन अपोजिशन पॉलिटिशियन, कि वो विपक्षी पार्टी के राजनेता नहीं है वेस्ट बंगाल में। हिज ओपिनियंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट and interactions with it must be circumscribed by well-established precedents and should draw strength from the constitution he repeatedly calls to his defense। अब क्या करना चाहिए, his opinions, उनकी जो भी राय है, उनके जो भी व्यूज है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को लेकर, एंड इंटरेक्शंस विद इट, और जो भी उनके इंटरेक्शन है इस राज्य सरकार के साथ में। इंटरेक्शन का मतलब एक प्रकार से जो भी इनका कम्युनिकेशन है, जो भी इनका व्यवहार है ना, इस सरकार के साथ में, मस्ट बी सर्कमस्क्राइब्ड, वो ओपिनियन, वो उनके इंटरेक्शंस जो हैं वो सर्कमस्क्राइब्ड होने चाहिए।
होने ही चाहिए। देखो मस्ट बी सर्कमस्क्राइब्ड तो हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब रेस्ट्रिक्ट है, लिमिट है, कन्फाइन है, डीलिमिट है। एक प्रकार से कहें कि आप सीमा में बांध देते हो किसी चीज को, आप एक बॉर्डर लगा देते हो, आप एक रेखांकित कर देते हो कोई चीज को कि इससे बाहर नहीं जाएगा, बाउंड्री लाइन तय कर दी, तो उसको बोलते हैं क्या, सर्कमस्क्राइब। तो इनके जो राय है राज्य सरकार को लेकर और इनके जो इंटरेक्शंस राज्य सरकार के साथ में, इन चीजों को निश्चित रूप से लिमिट कर देना चाहिए। किसके द्वारा, बाई वेल स्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब जो पहले उदाहरण देखने को मिले हैं, प्रेसिडेंट का मतलब इनसे पहले जो राज्यपाल आए थे उन्होंने जैसा किया था। वेल स्टैब्लिश्ड का मतलब बहुत अच्छे से स्थापित, जो पहले के एग्जाम्पल हैं उनके द्वारा इनको सर्कमस्क्राइब करना चाहिए कि पहले आज तक नहीं हुआ बंगाल की राजनीति में ऐसा, तो अब क्यों हो रहा है, ऐसे उदाहरण देकर समझाना चाहिए। एंड शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ, अब यहां पे कह रहा है और साथ ही में उन ये चीजें जो है शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ, उनको मतलब स्ट्रेंथ ड्रॉ करनी चाहिए, मतलब जो पावर इनको चाहिए वो ड्रॉ करनी चाहिए। किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। संविधान वो, अब संविधान से पहले दे लगता है, याद रखिएगा, वो संविधान जिसकी दुहाइयां देते हैं, जिसके बारे में बार बार में कॉल्स टू हिज डिफेंस का मतलब है जो अपनी रक्षा के लिए संविधान का हवाला देते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, पूछे तो कहें संविधान में मुझे अधिकार प्राप्त है। तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तो कहें संविधान में मुझे अधिकार प्राप्त है। तो बार बार में संविधान को जो ये बताते हैं, संविधान की दुहाइयां देते हैं, उसी से ये ताकत मतलब मिलनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, उनके जो ओपिनियंस हैं, राय हैं स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, या उनके जो इस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्शंस हैं, इन चीज़ों को निश्चित रूप से जो पहले वाले पूर्व उदाहरण है राज्यपालों के द्वारा जो सेट किए गए थे उनके द्वारा सर्कमस्क्राइब करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, इनको इतनी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ की ताकत कहाँ से मिले, संविधान से ही मिले। संविधान के जो एक उल्लेख हैं, जो भी संविधान में रूल्स हैं वो सब बताए जाए इनको, वही संविधान जिसकी दुहाइयाँ देते हैं, बार बार में अपनी रक्षा के लिए संविधान का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने क्या सीखा, सर्कमस्क्राइब का सिनोनिम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। प्रेसिडेंट का मतलब पूर्व उदाहरण होता है, जो पहले घटित होता है, जो पहले आता है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको इस स्लाइड में देखने को मिली है। नेक्स्ट देखिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बेशक, देयर आर कंसर्न्स रिगार्डिंग गवर्नेंस इन द स्टेट। अब लेखक कह रहा है कि ये बात तो अग्री करते हैं हम भी कि भी चिंता का विषय तो है, शासन संबंधी प्रॉब्लम तो है स्टेट में, ये जो कह रहे हैं वो ठीक है कुछ हद तक। तो कह रहा है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि देयर आर कंसर्न्स, देर वाला प्रयोग पढ़ा था कि इन्वर्जन लगता है तो कंसर्न्स को देखकर आर है कि चिंताएं हैं रिगार्डिंग गवर्नेंस, गवर्नेंस के संबंध में इन द स्टेट, राज्य में। ठीक है ना, तो गवर्नेंस के संबंध में चिंताएं तो है, गवर्नेंस को लेकर, शासन को लेकर चिंता तो है स्टेट में, बंगाल के अंदर। मिस बनर्जी इज अ कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन। कॉम्बेटिव का मतलब अग्रेसिव, कॉम्बेटिव का मतलब अग्रेसिव, वैसे कॉम्बेट लड़ाई को बोलते हैं, तो आक्रामक छवि है इनकी, अग्रेसिव। ठीक है, बेलिकोज भी कह सकते हो, लड़ाकू बोलते हैं वैसे बेलिकोज। बेलिकोज थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा बोलना किसी भी नेता, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, लेकिन आप कहें अग्रेसिव कह सकते हो। तो मिस बनर्जी जो है वो एक आक्रामक छवि वाली राजनेता हैं, राजनेत्री हैं कह सकते हो। बट हर एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स, लेकिन उनके जो प्रशासनिक प्रतिभाएं हैं, हैव नॉट मैच्ड अप टू द क्राइसिस ऑफ द पेंडेमिक। उन प्रतिभाओं ने, उन टैलेंट्स ने, टैलेंट का मतलब फ्लेयर, टैलेंट इसको भी बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब मैचअप नहीं किया है। मैचअप का मतलब है कि वो कहीं भी बराबर नहीं दिखी हैं। किस चीज के, क्राइसिस ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक का जो ये संकट चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वैश्विक महामारी का संकट चल रहा है, और इस वैश्विक महामारी के दौर में इनको मतलब यहाँ पे वैश्विक महामारी के दौर में संभालना था राज्य को, तो इनके टैलेंट जो हैं वो यहाँ पे काम नहीं आ रहे हैं, इनके प्रतिभा जो है वो बराबर नहीं दिख रही है कि वो हैंडल कर सकती हैं क्या इस आपदा को। रिपीट कर देता हूं, तो मिस बनर्जी जो हैं वो एक बड़ी ही आक्रामक राजनेता हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं यहाँ पे पेंडेमिक का जो क्राइसिस है, इस वैश्विक महामारी का संकट है, उसके साथ इसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। मतलब उस प्रतिभा का कहें तो पूर्णतया उपयोग नहीं हो रहा है, या प्रतिभा जो है ऐसा लग रहा नहीं है कि इनमें वो प्रतिभा है जो कि हैंडल कर पाएंगी, ऐसा कुछ मान लीजिए। वेस्ट बंगाल हैज बीन स्लो इन इट्स रेस्पॉन्सेज। वेस्ट बंगाल हैज बीन, मैंने हैज बीन हैव बीन का बताया है कि जब भी आप हैज बीन हैव बीन लगाते हैं और इसके बाद में अगर मैन वर्ब नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ऐसा माने कि ऐसा रहा है, ऐसा हुआ है। तो कह रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है वो काफ़ी स्लो रहा है अपने रेस्पॉन्सेज में, अपनी प्रतिक्रियाओं में। प्रतिक्रिया किस रूप में, कि जैसे वेस्ट बंगाल में ये महामारी फैल रही है तो रिएक्ट तो करना पड़ेगा, प्रशासन को कोई स्टेप तो उठाने पड़ेंगे, उसके अगेंस्ट काउंटर स्टेप तो उठाने पड़ेंगे ना। तो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी स्लो रहा है, इसका धीमी प्रतिक्रिया रही है। पॉलिटिकल वायलेंस, ग्रूसम क्राइम्स एंड एलिगेशंस ऑफ
पार्टीशनशिप रिक्वायर्ड द चीफ मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन। तक देखो दो तीन चीजें हैं जिससे मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन सी चीजें? राजनीतिक हिंसा, ग्रूसम क्राइम्स का मतलब, ग्रूसम का मतलब ग्रिजली, घास्टली, फ्राइटफुल, डरावना, भयावह है, ठीक है, और जो क्रूर अपराध है, और एलिगेशंस का मतलब अभियोग, एलिगेशन का मतलब आरोप, प्रत्यारोप, और पुलिस पार्टीजनशिप, पार्टीजनशिप का मतलब क्या होता है? पार्टीजनशिप का मतलब भेदभाव, एक चीज, एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी के प्रति कट्टरता जो होती है उसको पार्टीजनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि राजनीतिक हिंसा, जो क्रूर अपराध हैं, और ये अभियोग, ये आरोप कि पुलिस मतलब एक प्रकार से पार्टीजनशिप का रोल अदा कर रही है, कह सकते हो कि बिल्कुल ही एक मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या पक्षपात कर रही है पुलिस, है ना, ये मान सकते हो, बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। तो पॉलिटिकल वायलेंस, ग्रूसम क्राइम्स और एलिगेशंस जो हैं पुलिस पर कि पुलिस जो है बिल्कुल पक्षपात कर रही है, इन सब चीज़ों को, चूंकि दो तीन चीज़ें हो गई है, पॉलिटिकल वायलेंस हो गया, ग्रूसम क्राइम्स हो गया, एलिगेशंस हो गया, तीन चीज़ें हो गई तो प्लूरल हो गया, तो रिक्वायर प्लूरल वर्ब है। ये इसके लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत ध्यान जाए, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को देखे। तो यहां आपने क्या सीखा? पार्टीजनशिप का सिनोनिम, ग्रूसम का सिनोनिम सीखा, ठीक है, और हैज बीन कैसे यूज होता है वो देखा। टैलेंट का सिनोनिम होता है फ्लेयर, कॉम्बेटिव का सिनोनिम होता है अग्रेसिव, बेलिकोज, ये सब कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बट ऑल दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द गवर्नर टू रैंडमली ऑफर हिज ओपिनियंस पब्लिकली। लेकिन कह रहा है बट ऑल दिस, लेकिन ये जो सब कुछ चीजें हैं, कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, ये कोई बहाना नहीं हो सकता। भाई आप देखो, बहाने को एलिबी बोलते हैं, एलिबी कह सकते हो, ये भी एक एक्सक्यूज ही होता है। प्रीटेक्स्ट भी कह सकते हो बहाने को, प्रीटेक्स्ट। अब कह रहा है कि भाई ये जो सब कुछ चीज़ें, लेखक ने कहा मान ली बात कि शासन की व्यवस्था खस्ता हाल है, बिल्कुल सिस्टम ठीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर को बहाना मिल जाए कि ऐसा नहीं है तो मैं लीड करूंगा, मैं मोर्चा खोलूंगा इनके खिलाफ। लेकिन ये जो सब कुछ चीज़ें हैं, ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता गवर्नर के लिए टू रैंडमली ऑफर हिज ओपिनियंस पब्लिकली, कि वो मनमाने ढंग से, है ना, रैंडमली का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो मनमाने ढंग से, जब मन में आया वैसे ही, आवेगी तरीके से, इंपल्सिवली, है ना, एक प्रकार से सनक जो विम होती है, विमसिकली, विम के तहत कि आपके मन में आ गया और आपने बोल दिया, आर्बिट्रेरीली, है ना, स्वच्छंदता से। तो कह रहा है कि ये सब कुछ चीजें बहाना नहीं हो सकती राज्यपाल के लिए कि वो मनमाने ढंग से अपने ओपिनियन सार्वजनिक रूप से बयां करे, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से अपने ओपिनियन इस प्रकार से नहीं दे सकता है राज्यपाल। इन सब चीजें होने के बावजूद भी हिज बिहेवियर कैन नॉट बी सीन डीलिंक्ड फ्रॉम द बीजेपीज ऑब्सेशन ऑफ विनिंग वेस्ट बंगाल विच गोज टू द पोल्स इन लेस देन अ ईयर। ऑब्सेशन का मतलब एक प्रकार जुनून है। जैसे आपको ऑब्सेशन है कोई चीज़ का, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके खुमार है उस चीज़ का, आप पर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हावी है, छा रखी है, दिमाग के हर कोने में वही चीज़ चलती है, वो ऑब्सेशन है। तो उनका जो बिहेवियर है, ये जो गवर्नर है उसके लिए हिज आ रहा है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है, तो बिहेवियर नाउन है। तो उनका जो व्यवहार है कैन नॉट बी सीन, उसको नहीं देखा जा सकता। डीलिंक्ड का मतलब कह सकते हो इससे अलग। लिंक का ऑपोजिट डीलिंक है, लिंक का मतलब जोड़ना है, तो डीलिंक का मतलब तोड़ना है, अलग कह सकते हो। तो उनका जो ये व्यवहार है इसको आप अलग नहीं देख सकते, बिल्कुल जुड़ा हुआ है व्यवहार किस चीज से? बीजेपी के ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन है बीजेपी को, बीजेपी के एक सर पे खुमार है कि वो वेस्ट बंगाल में जीत हासिल करना चाहती है, चुनाव आने वाले हैं और वेस्ट बंगाल में जीत चाहिए। तो इस चीज को आप इससे जोड़कर ही देख सकते हो, इससे हटाकर नहीं देख सकते। कोई अलग बात नहीं है, बात वही है कि बीजेपी के जो भूख है सत्ता की, वेस्ट बंगाल में जीत प्राप्त करना चाहती है, विच गोज टू द पोल्स। अब ये विच जो है ये आ रहा है वेस्ट बंगाल के लिए, वो वेस्ट बंगाल जो कि जा रहा है चुनाव के लिए, जहां चुनाव होने वाले हैं इन लेस देन ए ईयर, एक साल से कम समय है, एक साल से कम समय है और जल्द ही चुनाव होंगे। तो यहां पे बीजेपी का जो ऑब्सेशन जीत प्राप्त करना चाहती है बीजेपी, उसी के कारण ये व्यवहार उनका ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईयर से पहले ए लगता है, ध्यान रखना, हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलती कर देते हैं, ईयर पढ़ लेते हैं, ई पढ़ोगे तो वाउल साउंड होगा तो एन लगता, ईयर ये पढ़ोगे ईयर, तो इस कारण से कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, द बैटल ऑफ 2021 विल बी फियर्सली फॉट। बैटल मतलब लड़ाई, लड़ाई किसकी? 2021 की। ये लड़ाई कौन सी है? ये चुनाव की बात कर रहा है। तो ये चुनाव जो 2021 के हैं, विल बी फियर्सली फॉट, ये लड़ाई बड़ी ही भयानक क्रूरता, फियर्सली का मतलब बड़े ही भयानक ढंग से, बहुत ही वायलेंटली लड़ा जाएगा। एंड इफ द पास्ट इज एनीथिंग टू गो बाई, गो बाई का मतलब कह सकते हो किसी का आधार मान लेना, किसी का बेस लेकर चलना। तो यदि भूतकाल में कुछ अगर देखा जाए, भूतकाल से कुछ सीखा जाए, भूतकाल को बेस माना जाए, तो कह रहा है कि संभवतः ऐसा भी हो सकता है
कि ये लड़ाई बहुत ही अगली भी हो जाए। अगली का मतलब बहुत ही भद्दी लड़ाई, बहुत ही आपको लगेगा कि बड़ी ही गंदे तरीके की लड़ाई देखने को मिल सकती है। अगर भूतकाल से बेस माना जाए, भूतकाल से समझा जाए, तो प्रेसिडेंट्स जो हैं, पहले के उदाहरण है, वो संकेत करते हैं कि बड़ी ही अगली लड़ाई भी हो सकती है। तो 2021 की लड़ाई विल बी फियर्सली फोर्ट है, तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव है, और फोर्ट है वो फाइट की थर्ड फॉर्म है, तो फाइट की विशेषता बताने के लिए फियर्सली एडवर्ब है। तो ये जो लड़ाई है 2021 की बड़ी ही भयानक क्रूरता से लड़ी जाएगी। और अगर पास्ट कुछ संकेत देता है, अगर पास्ट को कोई बेस मानकर देखे, तो ये संभवतया, ये पॉसिबली को बता रहा है, ये पॉसिबली हो गया, तो संभवतया ये लड़ाई बहुत ही भद्दी भी हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, The CBI and even the Election Commission, which is an autonomous constitutional body, have to remain above the political fray. CBI और even the Election Commission, अब ये पूरा ही अंडरलाइंड है ना, ये पूरा ही। तो कह रहे हैं एक तो सीबीआई एंड इवन का मतलब भी, और चुनाव आयोग भी, विच इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि अभी इलेक्शन कमीशन के लिए है, जो कि एक क्या है, एक ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब जिसकी खुद की गवर्नेंस हो, सेल्फ गवर्नेंस जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ गवर्नमेंट हो, किसी के अधीन नहीं हो। तो ये एक ऐसी संवैधानिक इकाई है जो कि स्वायत्त है ना, इस पर किसी का अधिकार नहीं, स्वतंत्र इकाई है। हैव टू रिमेन, अब ये हैव आ रहा है, वो दोनों के लिए आ रहा है, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन के लिए। उनको मतलब क्या है, हैव टू रिमेन, रहना पड़ेगा। हैव टू रिमेन का मतलब क्या हो गया, रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा कैसे, रहना पड़ेगा अबव द पॉलिटिकल फ्रे, राजनीतिक द्वंद्व, राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक जो दंगल है उससे ऊपर रहना पड़ेगा। अबव का मतलब ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझ लीजिएगा। तो क्या कहना चाह रहा है, फ्रे का मतलब याद रखना, फ्रे दंगल को बोलते हैं। फ्रे का मतलब ब्रॉल, स्कफल, है ना, बिक्कर, लड़ाई जो होती है, मैली, फाइट, स्कफल, बहुत सारे हो सकते हैं इसके, लिख लो चलो। फ्रे को लड़ाई बोलते हैं, तो ब्रॉल हो सकता है, आप बिकरिंग कह सकते हो, मैली कह सकते हो, फाइट कह सकते हो, स्कफल कह सकते हो। तो ये सब सिनोनिम हो सकते हैं इसके, लड़ाई को बोलते हैं। तो कह रहा है कि सीबीआई और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन भी, इलेक्शन कमीशन जो कि एक स्वतंत्र या संवैधानिक इकाई है, इनको यहां पे राजनीतिक लड़ाई से ऊपर रहना पड़ेगा। गवर्नर्स हैव कम टू असिस्ट द बीजेपी इन द अदर स्टेट्स टू। अब लेखक कह रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो मतलब बीजेपी का उन्होंने सहयोग किया है। हैव कम टू असिस्ट, वो सहयोग कर चुके हैं, सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। बीजेपी से पहले दे क्यों राजनीतिक पार्टी है। इन अदर स्टेट्स टू का मतलब अन्य राज्यों में भी, ना केवल इस राज्य की बात है बल्कि अन्य राज्यों के अंदर भी ये देखने में आया है कि गवर्नर जो है इन्होंने सहयोग किया है बीजेपी का इन अपेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जम्मू कश्मीर। कुछ नाम बताए हैं, जैसे कि अपेंडिंग, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया वर्ब के साथ में। प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ब आएगी आईएनजी, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, नाउन चाहिए होती है, और वर्ब को नाउन बनाने का तरीका होता है आईएनजी लगाएं। अपेंड का मतलब एक प्रकार से ओवरटर्न करना है, पूरी तरीके से बदल देना। इसका मतलब है ओवरटर्न, पूरी तरीके से बदल देना, पूरी तरीके से चेंज कर देना, चेंज कंप्लीटली, ठीक है, पूर्णतया बदल देना, चेंज कंप्लीटली। तो इन्होंने क्या किया, राज्यपाल का बताया कि कैसे कैसे सहायता की है। जम्मू कश्मीर का जब संवैधानिक दर्जे को बदलने की बात थी तो राज्यपाल ने बड़ी भूमिका निभाई, शायद सत्यपाल मलिक थे उस समय। एंड इन स्वेरिंग इन का मतलब शपथ ग्रहण में, स्वेरिंग इन का शपथ ग्रहण समारोह, अ गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी इन महाराष्ट्र। तो जब महाराष्ट्र में एक सरकार, मतलब एक पार्टी की सरकार जो थी वो मतलब स्वेरिंग इन हो रही थी, उस समय भूमिका निभाई, राज्यपाल ने सहयोग किया। कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग नॉर्म्स लास्ट ईयर, तो पिछले साल पूरी तरीके से इन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई। डिसरिगार्ड का मतलब अवहेलना करना है, डिसरिगार्ड का मतलब फ्लाउट करना है, डिसओबे करना है। तो एक प्रकार से कहें तो पूरी तरीके से अवहेलना की नियमों की, नॉर्म्स का मतलब नियम, फॉर इंस्टेंस का मतलब उदाहरण के लिए उदाहरण बताए हैं ये। तो यहां आपने क्या सीखा, अपेंड के सिनोनिम सीखे, आपने सीखा राजनीतिक पार्टी से पहले द लगेगा, आपने सीखा कि टू का प्रयोग उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसकी विशेषता बतानी होती है। आपने यहां पे सीखा डिसरिगार्ड के सिनोनिम क्या हैं, आपने सीखा फ्रे के सिनोनिम्स क्या हैं। तो ये सब चीजें आपको यहां पे सीखने लायक थी। आगे देखिएगा, इट इज पॉसिबल, ये संभव है दैट मिस्टर धनखड़ इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग, कि मिस्टर धनखड़ जो है प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, टू बी मोर लॉयल, अधिक स्वामी भक्त होने का, अधिक लॉयल होने का, अधिक वफादार होने का, किसकी तुलना में, किंग की तुलना में, राजा से भी अधिक वफादार,
ठीक है। तो यहां पे देखो मोर लॉयल देन, मोर लग रहा है, इस कारण से देन का प्रयोग है, डिग्री कंपैरेटिव है। बट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस, लेकिन जो हस्तक्षेप का पैटर्न रहा है, जो तरीका रहा है हस्तक्षेप करने का, बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा, किसमें, राज्य सरकारों के मामलों में, अफेयर्स का मतलब मामले, रेजेज, रेजेज है पैटर्न को देखकर, ठीक है। तो ये खड़ा करता है, ये मतलब कह सकते हो रेज करता है क्या, अदर लेजिटिमेट कंसर्न, अन्य वैध चिंताएं, ये वैलिड है ना, लिसिट भी कह सकते हो, LICIT, लेजिटिमेट का वैलिड या लिसिट कह सकते हो, बड़ा वैध या कानूनी तरीके से कह सकते हो, कंसर्न्स का चिंताएं होती हैं। तो कह रहा है कि भाई ये संभव है कि मिस्टर धनखड़ जो है प्रयास कर रहे हैं, राजा की तुलना में ज़्यादा मतलब लॉयल होने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही वफादारी दर्शा रहे हैं, लेकिन जो हस्तक्षेप का पैटर्न रहा है, तरीका रहा है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के मामलों में, ये पैटर्न खड़ा करता है अन्य वैध चिंताएं, अन्य वैधानिक चिंताएं, ये बताता है। ही मस्ट देयरफॉर रोल बैक हिज रेट्रिक, रेट्रिक का मतलब बड़े बड़े बोल, एलोक्वेंस, ओरेट्री, ये सब हो सकते हैं, है ना। रेट्रिक, रेट्रिक का मतलब होता है एलोक्वेंस या फिर कह सकते हो ओरेट्री, बड़े बड़े जो बोल होते हैं, बॉम्बेस्टिक स्पीच जो होता है उसको बोलते हैं। तो रोल बैक का मतलब क्या है, डिक्रीज करना, कम करना, वापस ले लेना, यूं कह सकते हो। तो अब ही मस्ट, ही यहाँ पे किसके लिए, धनखड़ के लिए आ रहा है। तो मिस्टर धनखड़ जो है उनको इसीलिए निश्चित रूप से अपने रेट्रिक है, अपने जो बोल हैं, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है, वो कम कर देनी चाहिए, डिक्रीज कर देनी चाहिए। एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर मस्ट नज हिम, नज का मतलब है इंस्पायर, एनकरेज, एनकरेज कर सकते हो, या फिर इसको आप कर सकते हो एग्जोर्ट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी और गृह मंत्री को भी, दोनों को ही निश्चित रूप से मिस्टर धनखड़ को नज करना चाहिए, मिस्टर धनखड़ को प्रेरित करना चाहिए टू स्टे विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमस्क्राइब्ड फंक्शन, कि वो रहें, किस में रहें, इसके भीतर, भीतर विद इन मतलब भीतर भीतर, किसके भीतर, संवैधानिक रूप से जो इनको काम दिए गए हैं, फंक्शन इनके होते हैं, उसी में बंद कर रहे हैं, सर्कमस्क्राइब्ड रहें। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि भाई ये वफादारी को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार का पैटर्न रहा है कि बार बार में राज्य सरकार मामलों में हस्तक्षेप करती है, ये और भी वैधानिक चिंताएं या वैध चिंताओं खड़ा करती है। अब इसीलिए क्या है कि मिस्टर जो धनखड़ हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने जो बड़े बड़े बोल हैं उनको कम कर देना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से इस व्यक्ति को, इस राज्यपाल को बताना चाहिए कि वही अपनी लिमिट में रहो, जो आपको फंक्शन दिए गए हैं संवैधानिक रूप से उन्हीं का पालन करो, बाकी आप लिमिट को क्रॉस मत करो। रिवीजन की बात करें, अपेंड का मतलब हमने देखा, अपेंड का मतलब पूरी तरीके से बदल देना है, तो रिवर्स कर सकते हो आप। ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, स्वायत्त, किसी की अधीनता ना होना, सबऑर्डिनेशन ना होना। रेट्रिक का मतलब होता है एलोक्वेंस, अभी देखा था हमने। फ्रे का दंगल होता है तो ब्रॉल, और रैंडमली का आर्बिट्रेरी। तो एक नंबर को जोड़ेंगे, देखो मैं आंसर लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से पता लग जाए। अपेंड को जोड़ा है सी से, ऑटोनोमस को जोड़ा है डी से, रेट्रिक को जोड़ा है रेट्रिक, रेट्रिक का एलोक्वेंस है, फ्रे है तो फ्रे को जोड़ा है बी से, और रैंडमली है तो इसको जोड़ा है आर्बिट्रेरी से। ये आपके आंसर हैं इस रिवीजन के। इसके बाद देखिएगा, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो गड़बड़ियों को एक वर्ड सीखेंगे आप यहाँ पे, ग्रेमलिन्स। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं, तो देयर को डमी सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, इन्वर्जन लगता ही, तो ग्रेमलिन्स बाद में आएगा, आर पहले आएगा। तो देयर आर सम ग्रेमलिन्स इन आवर सिस्टम। हमारे रूम में जैसे कहें कि 4 कुर्सियाँ हैं, तो देयर आर 4 चेयर्स इन आवर रूम, है ना। हमारे स्कूल में 10 अध्यापक हैं, तो देयर आर 10 टीचर्स इन आवर स्कूल। तो ऐसे सेंटेंसेस आप खुद बना के देखना। यहाँ मुझे बताना था गड़बड़ियों का मतलब क्या है, ग्रेमलिन्स का मतलब आप नोट कर लें। इसके बाद देखिएगा, उसने सभी प्रयोग किए और आखिरकार सफल हुआ। अब एक यहाँ पे देखो, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, सारे प्रकार के उपाय, है ना, जितने भी कर सकते हो। कहते हैं ना, एक वो आता है कि भी कोई भी उपाय शेष नहीं छोड़ा है, सारे उपाय कर दिए हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बोलते हैं, वही कहानी है ये। तो उसने सभी प्रयोग किए, ही यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स, और अंततः सफल हुआ, और आखिरकार को अल्टीमेटली सक्सीडेड, सफल हुआ। तो सक्सेस और सक्सीड में अंतर है। सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन है। सक्सेस का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, नाउन है, इसलिए सक्सीड का बनेगा सक्सीडेड। कई बच्चों को लगता होगा सक्सीड ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगकर सेकंड और ईडी लगकर थर्ड फॉर्म। उसने सभी प्रयोग किए। अब चूंकि किए हैं होता तो हैज हैव लगाते, वरना आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ही यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड। उसने विदेश जाने के लिए अपना मन बना लिया है, तो ही हैज मेड अप हिज माइंड, अपना मन बना लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, तो उसको बोलेंगे ही हैज मेड अप हिज माइंड। देखो बना लिया है,
अगर केवल यहीं तक होता तो सेकंड फॉर्म कर देते, लिया है तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या करने का, विदेश जाने का, टू गो एब्रोड। एब्रोड से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन है कुछ, देयर इज एन एक्सेप्शन डैश रूल, एक्सेप्शन के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, याद रखिएगा। वी आर सिक ऑफ हिज बिहेवियर, सिक ऑफ लगेगा, इसका मतलब ऊब चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं उसके व्यवहार से। सिक ऑफ का मतलब ये होता है, ठीक है। आप कहते हैं ना इनफ इज इनफ, वही है सिक ऑफ, एक प्रकार से आप ऊब चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं। और अक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है, ही अक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, कि उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। तो ये आपका सेशन था आज का, जरूर से आप इसे शेयर कर दें और अपने साथ में और दोस्तों को भी बताते चलें, व्यक्तिगत स्तर में बताएं दोस्तों को, और लाइक जरूर कर दें सेशन को अगर पसंद आ गया हो। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।